बात नरेंद्र मोदी की, कहानी नरेंद्र मोदी की, उन्हीं के भाई की जुबानी। 2002 में गुजरात में हुए दंगे, गोधरा दंगों का दाग अभी भी नरेंद्र मोदी पर चस्पा मानते हैं उनके तमाम सियासी विरोधी। हालांकि एसआईटी जांच कमेटी में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। अब नरेंद्र मोदी की तरफ से मोर्चा संभाला है उनके भाई प्रहलाद मोदी ने। सीधे सीधे प्रहलाद ये कह रहे हैं कि मेरा भाई कतई सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि वो लोग सांप्रदायिक हैं जो नरेंद्र मोदी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। मोदी कहाँ यूपी में कौन पूछता है? अरे यूपी है, ये यूपी है। यूपी समझता है, यूपी की संस्कृति है। यूपी भेदभाव नहीं करता। यहाँ लखनऊ की तहजीब जो काम है, मोदी तहजीब बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो होंगे नहीं। सेकुलरिज्म के लिए शहीद हुए और आरएसएस और भाजपा के लोगों ने भी हत्या की। इसलिए मुल्क के चुनाव में मोदी आरएसएस के सबसे बड़ा गुंडा है। मोदी जी, आपने अपनी सभा में बाजारों से खरीद कर बुर्के बांटे थे, टोपियां बांटी थी, लेकिन बुर्के पहनने में से, सरों पर टोपियां देने से दिल का परिवर्तन नहीं होता। जिनकी निगाह सिर्फ कुर्सी पर है, जो कुर्सी पाने के लिए भाई भाई के बीच दीवारें करती है, और जो लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यहाँ सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यही कि मोदी की शख्सियत सांप्रदायिक है। मोदी के राज में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। मोदी जहर की खेती करते हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश का विनाश हो जाएगा। विरोध लाख मोदी पर इल्जामों की बमबारी कर रहे हैं, उन्हें देश के लिए विध्वंसक बता रहे हैं, लेकिन अपने घर से मोदी को पूरा समर्थन मिल रहा है। प्रहलाद मोदी बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सगे छोटे भाई हैं। सियासी दुश्मन जब बड़े भाई के दामन पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने सामने आकर जवाब देना ही बेहतर समझा। बचपन की कहानी याद दिलाई और कहानी के सारे उन सबूतों को सामने लाया जिसे ढाल बनाकर वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नहीं है सांप्रदायिक। प्रहलाद मोदी बड़े भाई की सांप्रदायिक पाकीज़गी का और भी सबूत पेश कर रहे हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उच्च समाज से आते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। फिर मोदी के कम्युनल होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। छोटा भाई भले ही बड़े भाई को पाक साफ बताकर गोधरा दंगों के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी को किसी भी कीमत पर दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए राजनीतिक विरोधी बार बार यही कह रहे हैं, सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने वाले को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आजकल भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घरियाली आंसू बहा रहे हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। हालांकि मोदी को 2002 गुजरात दंगों में एसआईटी की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है। ये भी सच है कि 2002 के बाद पूरे गुजरात में एक बार भी धार्मिक उन्माद और उत्पात की खबर नहीं आई है, और शायद इन्हीं आंकड़ों को हथियार बनाकर मोदी के भाई भी मोदी का बचाव कर रहे हैं। बचाव ही नहीं, दूसरों पर पलटवार भी कर रहे हैं कि जो खुद को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा भरते हैं। अपनी जन्मभूमि सोमनाथ की धरती से इतर मोदी ने काशी को अपनी नई कर्मभूमि बनाने का फैसला किया है। राह में रोड़े तमाम हैं, लेकिन इम्तिहान की इस घड़ी में भाई का साथ यकीनन बीजेपी पीएम पद उम्मीदवार को राहत पहुंचाएगा। आज तक ब्यूरो। इन दिनों नरेंद्र मोदी की चाय चर्चा पर खूब चर्चा हो रही है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाय की चुस्की से वोट की बारिश नहीं होने वाली, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाई का कहना है कि इस चाय की अहमियत नरेंद्र मोदी के जिंदगी में किसी भगवान से कम नहीं। वो चाय ही है जिसने आज देश को नरेंद्र मोदी दिया है। चाय पर चर्चा भारतीय राजनीति में बिल्कुल नया प्रयोग। हालांकि चाय की चुस्कियों के साथ प्रचार और प्रसार के इस नमो प्रयास का अंजाम क्या होता है,
ये 16 मई को तय होगा। लेकिन उससे पहले चाय के प्याले के रूप में इस नायाब कोशिश पर ही पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई। मोदी के इस चाय प्रयोग को वोट के लिए सियासी पैंतरेबाजी भी माना जा रहा है। सवाल उठाने वाले ये भी आशंका जता रहे हैं कि चाय से पीएम की चाहत भला कहां पूरी होने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी के छोटे भाई फिर बताते हैं कि मोदी की जिंदगी में चाय की क्या अहमियत है। गुजरात में अपने शहर वडनगर के रेलवे स्टेशन पर मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। दिन भर में 2 ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी और पढ़ाई से समय निकालकर मोदी वहां अपने पिता की चाय बनाने से लेकर बेचने में मदद करते थे। मोदी भले ही आज देश में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने की रेस में शामिल हैं, लेकिन आज भी उन्हें फक्र है कि पार्टी ने एक चाय वाले को इस काबिल समझा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। सिर्फ बड़े भाई ही नहीं बल्कि छोटे भाई भी अपने परिवार में चाय की अहमियत से हमें रूबरू करा रहे हैं। भले ही हमारे आपके लिए एक प्याली चाय की कीमत सिर्फ दिनचर्या की एक आवश्यकता भर हो, लेकिन मोदी परिवार के लिए चाय का ओहदा किसी भगवान से कम नहीं है। भाई का दावा है कि ये चाय ही है जिसकी वजह से मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल ये एक भाई के लिए दूसरे भाई का दावा है और इस दावे की हकीकत का खुलासा 16 मई के बाद ही होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से चाय को जरिया बनाकर आम जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने की जुगत नरेंद्र मोदी ने बिठाई है, उसकी चर्चा जरूर है। आज तक ब्यूरो। बहुत कम लोगों को पता है कि जिस नरेंद्र मोदी पर बीजेपी अपने सबसे बड़ा दांव खेल रही है और खेल चुकी है, उन्होंने अपने शुरुआती जीवन का सफर संघर्ष के बीच शुरू किया। हालांकि नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी का कहना है कि बड़े भाई में बचपन से ही नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में जब भी कोई टीम बनती तो कप्तान सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बना करते थे। नरेंद्र दारोमदार मोदी एक ऐसा शख्स जिसे बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से महीनों पहले ही अपने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर सियासी मैदान जंग में उतार दिया। अपनी सादगी भरे पारिवारिक पृष्ठभूमि और गुजरात में विकास के मॉडल को अपना कवच कुंडल बनाकर नरेंद्र मोदी भी दिल्ली चलो की रेस में तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। हालांकि मोदी के रथ को रोकने के लिए तर्क ये भी दिया जाता है कि गुजरात की प्रगति का खोखला चोला पहनकर दिल्ली की गद्दी का ताज पहनना मुमकिन नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि राज्य का नेतृत्व अलग बात है और केंद्र को संभालना अलग। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद एक बार फिर यही कह रहे हैं, जिसमें बचपन से नेतृत्व क्षमता है उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं। बीजेपी ने उन्हें देश संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 12 सालों से भी ज्यादा वक्त से मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, राज्य को संभाल रहे हैं। छोटा भाई कह रहा है, बचपन में किसी भी खेल में किसी भी टीम के कप्तान भैया ही होते थे। मोदी की नीति, विचारधारा और करनी पर भले ही उनके सियासी विरोधी जमकर आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हीं में से ऐसे लोग भी हैं जो उनके एक बेहतरीन वक्ता होने की बात भी स्वीकारते हैं। स्वीकार वो भी रहे हैं जिन्होंने मोदी को बचपन से और करीब से देखा है। उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये भाषण, प्रवचन, वक्तव्य देता है, वो अचानक नहीं हुआ, उसके ये बॉर्न ये है, जन्मजात ये लक्षण है उसका। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है और बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है और गुजरात की और देश की लिए क्या बहुत अच्छे से अच्छा हो सके उसकी एक भावना है। पहले से ही उनका नेचर जो मगज में फिक्स हो गया, वो करने का विचार वाला था। एक दफे स्कूल में वो सीआर की इलेक्शन आता है तो एक दफे सोच लिया कि सीआर के इलेक्शन में जाना ही है और खड़े भी रहे और इलेक्शन जीत के भी आए। बीजेपी ने मोदी पर भरोसा जताया है। मोदी भी अपने भाषणों में जनता से कहते हैं कि एक बार मौका देकर देखो, निराश नहीं करूंगा। माँ भी यही कहती है, बेटा देश के लोगों की उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेगा। ये साचा बोलो छे, एनामां कोई कूड़ कपट नहीं।
એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं। एक भाई, एक माँ और एक दोस्त का 100% भरोसा है नरेंद्र मोदी पर। अब ये मोदी को साबित करना है कि अगर जनादेश और मौका मिला तो इस पर खरा कैसे उतरेंगे। आज तक ब्यूरो। 1990 से पहले तक नरेंद्र मोदी को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के साथ साथ नरेंद्र मोदी का सक्रिय राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। हालांकि 2002 के गोधरा कांड से पहले तक नरेंद्र मोदी का यह सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। आइए नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर डालते हैं एक नजर। 1990 का दशक, वीपी सिंह के मंडल पर बीजेपी का कमंडल भारी पड़ रहा था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। 25 सितंबर 1990, भारत माता की जय। लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की और इस रथ यात्रा के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा में मोदी की मैनेजमेंट कला पहली बार बीजेपी आला कमान की नजर में आई और जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने लगा। लेकिन उस दौर में पार्टी में न तो मोदी की भूमिका बड़ी थी और न ही वो सीधे तौर पर नजर आते थे। उन दिनों देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी। बीजेपी गुजरात में विपक्ष में ही थी। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे। केंद्रीय नेतृत्व मोदी को खास तवज्जो देता था, ऊपर से मोदी की अपनी ठसक। यही वजह थी कि गुजरात के कद्दावर नेताओं को मोदी बहुत रास नहीं आते थे। शंकर सिंह वाघेला को मोदी का अंदाज दखल अंदाजी सा लगता था, लेकिन पार्टी हित में सबको साथ काम करना था, सो किया। वाघेला, केशुभाई और मोदी की मेहनत का ही नतीजा था कि जमीन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। बीजेपी विधानसभा में 11 से 67 और फिर 1995 में 121 तक पहुंच गई। पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर वाघेला को नजरअंदाज कर केशुभाई को चुना। केशुभाई और मोदी की बढ़ती नजदीकियों ने पहले से ही आहत वाघेला को और चोट पहुंचाई। वाघेला अभी भी मानते हैं कि वो बस एक ही शख्स की वजह से उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हर एक की अपनी एक एम्बिशन है। औरंगजेब की भी एक एम्बिशन थी, अपने खुद के पिता को बिहाइंड द बार डालकर वो। मैं तो समय पर संभल गया, केशुभाई 10 साल के बाद संभल पाए। ये जो है एक ओपन फैक्ट है कि किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके उस सीट के ऊपर आ जाना, आखिर वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उन दिनों पार्टी में वाघेला का जबरदस्त दबदबा था। वाघेला ने इतनी उठापटक मचाई कि केशुभाई को 221 दिनों में कुर्सी छोड़नी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाना पड़ा और राज्य में डैमेज कंट्रोल के तहत मोदी को राष्ट्रीय सचिव बना दिल्ली भेज दिया गया। पार्टी ने सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली में मोदी पार्टी महासचिव बनाए गए। उस दौरान वो दिल्ली में 9 अशोक रोड में एक कमरे में रहा करते थे। अब यहाँ उनके करीबी अरुण जेटली का दफ्तर है। मोदी गुजरात से गए तो इसका फायदा न तो उनके विरोधियों को मिला और न ही बीजेपी को। यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को करारी हार मिली। 2001 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी दोनों हार गई। गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होते देख आला कमान को फिर से याद आए मोदी और याद आया मोदी का मैनेजमेंट। फैसला ये हुआ कि केशुभाई को हटाकर मोदी को गुजरात की गद्दी सौंप दी जाए। हालांकि आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक मोदी को अंदाजा नहीं था कि उदारवादी नजरिए के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके लिए क्या सोच रखा था। एमवी कामत की लिखी मोदी की जीवनी में इस बारे में मोदी कहते भी हैं। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े। हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं।
मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा? उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो? मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा? शाम में उस गोपाल के फ्यूनरल में था, एक कोई और राजनेता तो ना नहीं, मैं था, वो 2-4 उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में। मैंने कहा भाई ये मुझे बुलाते रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहां? मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहां? तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आके खड़ी रही। हालांकि मोदी के आलोचक इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि मोदी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। वाघेला तो पहले ही मोदी को दगाबाज मानते थे। केशुभाई को भी मोदी का मुख्यमंत्री बनना विश्वासघात लगा। रूटीन में आदमी प्रोग्रेस करता ही सो रहा है, मेहनत करके आदमी कुछ पाता ही सो रहा है, लेकिन किसी की मेहनत के ऊपर किसी की घर की कमाई को लेकर उसको भी डाका डालना, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सीनियर लोग शायद अंधे हो गए हैं अभी भी कि इनको ये देखा नहीं जाता कि इसके पीछे क्या राज है, क्या मामला है। पर मोदी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो गिले शिकवे दूर करते, या यूं कहें ये मोदी की फितरत ही नहीं थी। 1 साल बाद चुनाव थे, फूट से भरी पार्टी को दोबारा खड़ा करना था और सरकार में लौटना भी था। मोदी बीजेपी और गुजरात में डटकर अगले साल होने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में लगे थे। उन्हें कुर्सी संभाले कुल 4 महीने ही हुए थे। इसके बाद गुजरात में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। गुजरात दहक उठा, दंगों की लपटों में इंसानियत झुलस गई। नरेंद्र मोदी के दामन पर ऐसे बदनुमा दाग लगे जो मिटाए न मिटे।